जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी मई करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मई करंट अफेयर्स का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और पिछले पार्ट के लिए आप सबने जो प्रेम और स्नेह दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का ग्रुप लगातार तेजी से बड़ा होता जा रहा है और तेजी से ये बढ़ता रहेगा। हमने जैसा कि पहले भी आप सबको बताया था कि हम आपके साथ जुड़े हैं, उसके लिए मुख्य कारण ये है कि हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट फ्यूचर में किसी पेपर में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज अपना नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मई करंट अफेयर्स के जो दूसरा पार्ट है इसके सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, या यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि टी.एस. तिरुमूर्ति जो है ये किसका स्थान लेंगे। अगली बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि किसका स्थान लेंगे ये, तो ये लेंगे इसके पूर्व में जो स्थायी प्रतिनिधि थे भारत की ओर से, इनका नाम था सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन की जगह ये अपना स्थान लेंगे, क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन 30 अप्रैल को 2020 को वहां से रिटायर हो गए। इसके बाद अब कौन आ गए? तो अब आ गए हैं आपके टी.एस. तिरुमूर्ति। ये पॉइंट याद रखिएगा। 30 अप्रैल को एक दिवस भी हमने आपको बताया था, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि आयुष्मान भारत दिवस जो योजना थी, आयुष्मान भारत योजना जिसे जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, वो 30 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। और तब से ही 30 अप्रैल 2018 से ही आपका आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है या मार्च के करंट अफेयर्स या अप्रैल के करंट अफेयर्स आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, यूपी स्पेशल से लगा करके जीआई टैग और ऐप और कोरोना अपडेट मार्च का सारे आपके टॉपिक पे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा, लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिलायंस कैपिटल में 6.43% का अधिग्रहण किस बैंक ने किया है? अधिग्रहण किस बैंक ने किया? तो किस बैंक ने किया है बताइएगा। इस बैंक का नाम है HDFC। HDFC बैंक ने अभी रिलायंस कैपिटल में 6.43% का अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि
शेयर के जो शेयर हैं उनका रिलायंस कैपिटल के शेयर गिरे थे और एचडीएफसी ने शेयर खरीद रखे थे पहले से, तो ऑटोमेटिक 6.43% का अधिग्रहण एचडीएफसी बैंक का हो गया है। एचडीएफसी से बात करें तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एचडीएफसी इस समय प्राइवेट सेक्टर का भारत का सबसे बड़ा बैंक है और अगर मिला दिया जाए कुल अधिग्रहण में तो आपका दूसरे नंबर पर एचडीएफसी का स्थान आता है। एचडीएफसी की बात करें कि एचडीएफसी की स्थापना कब हुई, तो एचडीएफसी की स्थापना हुई थी सन 1994 में, 1994। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही है, ये भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इस समय इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो पहले भी हम बता चुके कि एमडी और सीईओ इसके इस समय है आदित्य पुरी। इसके बाद नेक्स्ट बात जो आपको यहाँ से याद रखनी है कि इनकी टैगलाइन क्या है, तो इनका नाम है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। इनकी टैगलाइन ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इनकी टैगलाइन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इतनी बात आपको एचडीएफसी से याद रखनी। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन शक्ति योजना, बता चुके हैं हालांकि इसको हम, लेकिन दो योजनाएं याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना और एक योजना है आपकी जीवन अमृत योजना। ये दोनों योजनाएं किस राज्य की हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश की हैं, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना। इसमें जो जीवन अमृत योजना है ये कोविड-19 से जो लोग पीड़ित हैं, इन कोविड-19 से पीड़ित लोगों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये योजना, यानी किस तरीके से इसे बढ़ाया जाए उसके लिए ये योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश से अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, वो स्वास्थ्य कारणों से इस समय पदमुक्त हैं और उनका अधिभार यानी वहाँ पर राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं कि आपका 1 मई को, हालांकि जब हम आपका इम्पॉर्टेंट डे और थीम का वीडियो लाएंगे तो उसमें इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1919 को। इसके कारण ये आपका 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया, तो ये भारत में पहली बार मनाया गया था 1 मई 1923 को। लेकिन आईएलओ की स्थापना 1 मई को हुई थी, इसलिए इसकी डेट 1 मई है। ये क्यों मनाया जाता है, और ये 1 मई 1923 को जब भारत में मनाया गया तो यहाँ पर भारतीय किसान पार्टी जो कि मुख्य रूप से कार्यरत थी उस समय, जिसको भारतीय लेबर किसान पार्टी के नाम से जाना जाता है, उस भारतीय लेबर किसान पार्टी ने इसे पहली बार मनाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय किसान लेबर पार्टी द्वारा इसे भारत में पहली बार मनाया गया था। और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर की बात करें, यानी जो आईएलओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सबको पता होगा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद अगली बात करें कि इसके इस समय चीफ यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है गाय राइडर। इनका नाम है गाय राइडर। गाय राइडर। गाय राइडर इनका इंग्लिश में नेम है, हिंदी में ना समझ लेना गाय राइडर की गैया दौड़ाते हैं। गाय राइडर, गाय राइडर इनका अध्यक्ष हैं इस समय आईएलओ के। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी। 1 मई को एक इम्पॉर्टेंट डेट इसलिए भी याद रखना है क्योंकि भारत के मशहूर संगीतकार जिनका नाम है मन्ना डे, मन्ना डे का जन्म हुआ था 1 मई को ही, और 1 मई को मन्ना डे का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो इनके जन्म के रूप में भी मन्ना डे का जन्म भी 1 मई को हुआ था, इनकी जयंती भी होती है। 1 मई एक कारण से और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन आपके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का गठन भी 1 मई को ही हुआ था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे वहां पर आपको बताया था कि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा इसका नया सलाहकार नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो क्योंकि ये एक्सिस जो बैंक है इसकी पूर्व सीईओ भी रह चुकी हैं शिखा शर्मा। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा, जो अब गूगल पे इंडिया की सलाहकार बन चुकी है। गूगल के बारे में अगर बात करें तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ये इसके संस्थापक हैं। अगर बात करें कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सीईओ का नाम आप सबको पता है। इसके सीईओ इस समय कौन है बताइएगा? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। हमने आपको बताया था गूगल की एक पेरेंट कंपनी भी है, और गूगल की पेरेंट कंपनी जिसका नाम अल्फाबेट है। अल्फाबेट के भी सीईओ कौन है? तो यही सुंदर पिचाई अल्फाबेट के भी हैं और यही गूगल के भी हैं। तो दोनों में याद रखना है कि पेरेंट कंपनी कौन सी है। इसके बाद गूगल ने अभी कुछ दिन पहले कम दिखाई देने, यानी कि जो लोग दृष्टिबाधित थे या जिनको आंखों से कम दिखाई पड़ता था, उनके लिए अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था, यानी कम दिखने वाले लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वर्चुअल कीबोर्ड था एक, जिसे लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा जो वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया गया इसका नाम क्या था? ये वर्चुअल कीबोर्ड जो था ये ब्रेल लिपि पर आधारित था जो कि दृष्टिबाधितों के लिए है। इसका नाम था टॉकबैक
ब्रेल कीबोर्ड। टॉकबैक ब्रेल कीबोर्ड, ये वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड था। तो इसको याद रखना है, क्योंकि ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? लुइस ब्रेल। इनके बारे में हमने फरवरी के इम्पोर्टेंट डे और थीम वाले वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, पूरी बात इनकी करी थी। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको गूगल से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा केंद्र, केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, बताइएगा। इसकी स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात का गांधीनगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके गृह मंत्री की, ये गृह मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है अमित शाह का। इसके पहले गांधीनगर से लड़ते थे चुनाव कौन लोकसभा का? लाल कृष्ण आडवाणी। इस समय भारत के गृह मंत्री का लोकसभा क्षेत्र क्या है? गांधीनगर है। और केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो वो भी की गई आपका यहीं पर। इस केंद्र में कुल सदस्य कितने होंगे? तो याद रखिएगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बनाया गया, इसमें कुल सदस्य 9 होंगे, जिनके कार्यकाल के बारे में भी बात करी गई है कि इनका कार्यकाल जो होगा, ये कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अगली बात कर लें कि अभी नेबरहुड क्लासेस किस राज्य ने प्रारंभ की है? नेबरहुड क्लासेस, तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, नेबरहुड क्लासेस शुरू की। ये नेबरहुड क्लासेस शुरू की गई हैं त्रिपुरा सरकार द्वारा। याद रखिएगा, नेबरहुड क्लासेस का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो नेबरहुड क्लास है इसमें क्या होगा, तो इसमें ये किया गया कि जो भी टीचर इस समय कोविड-19 के कारण घरों पर हैं, वो अपने पड़ोस से 5 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ा सकते हैं, जो कि आपके 5 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होना चाहिए। तो ये एकेडमिक के जो भी टीचर्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ये नेबरहुड क्लासेस का प्रोग्राम त्रिपुरा ने लॉन्च किया। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल आप सबको पता है अगरतला। यहाँ के इस समय सीएम कौन है? तो इनका नाम है बिप्लव कुमार देव। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो इस समय यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से नेबरहुड क्लासेस से। इसके बाद अगली बात करें कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ होगी? पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जो किया जाएगा वो अब सर्बिया में होगा। इसके पहले इसका आयोजन पहले ये होना था भारत में, लेकिन अब इसका आयोजन सर्बिया में किया जाएगा कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगली बात करें
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय मूल की लड़की ने, किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर, मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, तो याद रखिएगा कि इनका नाम है वनीजा रूपाणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है वनीजा रूपाणी। यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस भारतीय मूल ने जो अभी मंगल ग्रह का पहला हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा है। ये जो मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है ये नासा द्वारा भेजा जाना है, लेकिन इसका जो नामकरण किया है वो वनीजा रूपाणी ने किया है। ये इस समय अमेरिका के अल्बामा में रहती हैं, अमेरिका के अल्बामा में ये रहती हैं। इनकी एज अभी मात्र 17 वर्ष है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद अगली बात करें कि इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम। तो यहाँ से गर्ल्स का नाम तो मिल गया, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी। इसका नाम दिया गया है इंजीन्यूटी, तो याद रखिएगा इंजीन्यूटी इसका नाम है, और इनका नाम क्या है? वनीजा रूपाणी। इसके बाद अगली बात करें कि यहीं से कुछ अमेरिका के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये भारतीय मूल की है, इसलिए भारतीय मूल के लोगों से अमेरिका में कुछ प्रमुख पद दिए गए। जैसे आपको याद रखना है कि अमेरिका में अभी एक महत्वपूर्ण पद है, जैसे व्हाइट हाउस में कोरोना परिषद, व्हाइट हाउस में जो आपकी कोरोना परिषद है, कोरोना परिषद ये बनाई गई थी स्पेशल कोरोना के लिए। तो व्हाइट हाउस की कोरोना परिषद में भारतीय मूल के कौन है? तो इसमें भारतीय परिषद, इसमें भारतीय मूल के जो सलाहकार के रूप में शामिल हैं, इनका नाम है रो खन्ना। अभी बहुत हाईलाइटेड है नाम इनका, तो याद रखना है रो खन्ना, जो कि व्हाइट हाउस की कोरोना परिषद में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका की साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में स्थान मिला है। अमेरिका के साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में स्थान मिला है, ये भी भारतीय मूल के हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुदर्शन बाबू। इनका नाम है सुदर्शन बाबू, तो याद रखिएगा इनका नाम भी काफी फेमस है। एक नाम आपको और याद रखना है, OECD में इस समय भारतीय अमेरिकी दूत के रूप में कौन है? OECD में अमेरिकी दूत के रूप में एक भारतीय मूल के ही हैं जिन्हें नियुक्त किया गया। इनका नाम है, नियुक्त करी गई है, इनका नाम है मनीषा सिंह। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि OECD में अमेरिकी दूत कौन नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक नाम और याद रखना है, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स का सदस्य भी अभी नियुक्त किया गया। अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स का सदस्य के रूप में भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया। इनका नाम है सीमा वर्मा। इनका नाम है सीमा वर्मा।
तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने एक ही जगह सारे पॉइंट बता दिए। जैसे हमने ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर हैं वो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज अमेरिका के बारे में देखा कि भारतीय मूल के लोग कौन कौन किस किस पद पर हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा, इसको ध्यान से बिल्कुल तैयार रखिएगा। इसके बाद अगली बात करें, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019, इसमें आपको क्या याद रखना है? तो ये देखिए, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता, इसमें पूरे विश्व का सर्वेक्षण है ये, बजट पारदर्शिता ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान क्या रहा? दूसरी बात, इसमें कुल देश कितने थे? तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि टॉप पर यानी कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश था। इतना आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें याद नहीं रखना। तो याद रखिएगा, इसमें भारत का स्थान था 53 और कुल देश इसमें थे 117। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी होगी कि इसमें पहले नंबर पर कौन था? तो पहले नंबर पर था इसमें न्यूजीलैंड। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छे क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे करंट अफेयर्स में, तो आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण। अगला पॉइंट है, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करने वाला पहला देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है आपका अपना भारत, जिसने पूरे विश्व में पहला एंटीबॉडी परीक्षण करना शुरू कर दिया है कोरोना वायरस के संबंध में। इसके बाद यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि भारत का कोरोना के समय एक पैकेज अनाउंस हुआ था जिसे कोरोना राहत पैकेज के नाम से नाम दिया गया था। कोरोना राहत पैकेज। इस कोरोना राहत पैकेज की राशि कितनी थी? कोरोना राहत पैकेज की राशि, तो इसकी राशि थी 1.7 लाख करोड़ रुपए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोरोना राहत पैकेज भारत सरकार द्वारा कितना लॉन्च किया गया? 1.7 लाख करोड़ रुपए। दूसरी बात, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करने वाला विश्व का पहला देश, तो ये आपका भारत है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश
नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इनका नाम है दीपांकर दत्ता। कौन बने? दीपांकर दत्ता। याद रखिएगा ये किसके स्थान पर आए हैं? तो इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे, इनका नाम था धर्माधिकारी, जिनका पूरा नाम है भूषण धर्माधिकारी। भूषण धर्माधिकारी। इनके स्थान पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद अगली बात करते हैं फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड ये इस बार किसने जीता है? दूसरी बात, इसमें नामांकित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इसमें नामित पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? अब जरा यहाँ से पहली बात, फेड कप हार्ट अवार्ड ये आपके लिए पहला एक नया शब्द है। तो यहाँ से पहली बात करें कि फेड कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महिला टेनिस से। इसका संबंध है महिला टेनिस से। और इसमें नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब अगर टेनिस के संबंध में हम लोग बात करें तो यहाँ पर टेनिस के संबंध में हम आपको बता चुके हैं कि पूरे साल भर में यानी वर्ष में टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। टेनिस की जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें से उनका क्रम क्या है, बहुत बार हमने बताया। इसमें सबसे पहली होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद दूसरी होती है वर्ष की जिसका नाम है फ्रेंच ओपन, इसके बाद तीसरी होती है विंबलडन ओपन और चौथी होती है जिसे कहा जाता है यूएस ओपन। तो ये 4 प्रतियोगिताएं आपकी पूरे वर्ष में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, ये आयोजित की जाती हैं। इनके बारे में हमने एक बात और बताई थी जो काफ़ी बार पेपरों में पूछी जाती है कि जो आपका सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कोर्ट बोलते हैं। और इन कोर्ट को अलग अलग कोर्ट होते हैं इनके। तो यहाँ से ये याद रखना है, हम पिछली बार भी बता चुके थे, जो आपका पहला वाला है और जो आपका चौथा वाला है, इन्हें किस कोर्ट पे खेला जाता है अगर ये पूछा जाए तो इन्हें हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं अगर आपसे बात करी जाए दूसरे और तीसरे को, तो फ्रेंच ओपन जो आपका खेला जाता है ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। जबकि आपका जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी। इसके बाद आप सबको पता होगा कि इस बार आपका फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ही अभी हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर विजेता की बात करें तो इसमें पुरुष सिंगल में यानी मेल सिंगल में आपके जीते थे नोवाक जोकोविच, किसे हराकर? तो नोवाक जोकोविच ने ये प्रतियोगिता जीती थी, किसे हराकर बताइएगा? डोमिनिक थियम को। डोमिनिक थियम को हरा करके जीती थी। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये आपके सर्बिया के हैं। जबकि डोमिनिक थियम कहाँ के हैं? तो डोमिनिक थियम आपके हैं ऑस्ट्रिया से। तो ये पॉइंट याद रखना है, डोमिनिक थियम कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रिया से। इसके बाद अगर फीमेल सिंगल की बात करें तो फीमेल सिंगल किसने जीता है? तो फीमेल सिंगल जीता था आपका सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन ने किसे हराकर जीती थी ये प्रतियोगिता? तो इन्होंने गार्बिन मुगुरुजा को हराकर जीती थी। इन्होंने ये प्रतियोगिता गार्बिन मुगुरुजा को हराकर जीती थी।
ये पॉइंट हम आपको पहले भी बता चुके, एक बार रिवाइज करा दिया। सोफिया केनिन यूएसए से हैं, सोफिया केनिन यूएसए से हैं, जबकि गार्बिया मुगुरुजा स्पेन से हैं। तो ये पॉइंट आपको रिवाइज करने भी हैं और याद भी रखने हैं। अब जो चौथी बची है ये जैसे ही होगी हम आपको नोट करा देंगे, तो यहाँ से इतने पॉइंट आपके रिवाइज हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काले चावल का जीआई टैग किसे दिया गया? काले चावल का जीआई टैग। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि जीआई टैग से रिलेटेड एक वीडियो जो कि पूरा बेसिक से लेकर के पहले के इंपॉर्टेंट जितने भी जीआई टैग हैं वो हमने एक वीडियो डाल दिया है। दूसरा वीडियो हम जो नए जीआई टैग अभी मिले हैं उनको भी अपडेट करके जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो भी अपडेट करने वाले हैं। तो जीआई टैग के लिए स्पेशल एक वीडियो फिर से अलग से आने वाला है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो या अन्य वीडियो जैसे ही पढ़ेंगे आपको उसका मैसेज तुरंत मिलेगा और उसको आप तुरंत लिख करके यानी देख करके लिख करके उसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बात करते हैं काले चावल का जीआई टैग किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मणिपुर को। याद रखिएगा, काले चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो मणिपुर को मिला। चावल से संबंधित हम आपको एक चावल पहले भी बता चुके, बोकासोल चावल का जीआई टैग दिया गया था असम को। कटरानी चावल का जीआई टैग था बिहार के पास। ये पॉइंट हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद काले चावल के जीआई टैग के बाद एक पॉइंट और याद रखना है, इन जीआई टैग जिन काले चावलों को दिया गया इन्हें मणिपुर में किस नाम से जाने जाता है? तो इन्हें चाक हाव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें मणिपुर में चाक हाव यानी इनका नाम क्या है? तो वहां पर इन्हें चाक हाव के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अभी केसर का जीआई टैग दिया गया। तो केसर का जीआई टैग तो आप लोग जानते ही हो कि जम्मू कश्मीर को मिला होगा, इसलिए याद रखना है कि केसर का जीआई टैग भी अभी हाल ही में दिया गया। तो ये किसे दिया गया? ये जम्मू कश्मीर को दिया गया। इसके बाद टेराकोटा का, जो कि आपकी मिट्टी है टेराकोटा, टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया? इससे गोरखपुर को इसका जीआई टैग मिला है। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को दिया गया है। इसके बाद इसी टेराकोटा से कई तरीके के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके बाद केसर के बाद एक आपको और याद रखना है जीआई टैग जो अभी हाल ही में मिला, ये है आपका कदलाई मिताई। कदलाई मिताई, कदलाई मिताई एक तरीके की पट्टी है, जैसे हम लोगों के यहाँ पट्टियां बनती हैं मूंगफली और गुड़ से, मूंगफली और तिल से, उसी तरीके से मिला करके कदलाई मिताई एक पट्टी है जो बनाई जाती है तमिलनाडु में। इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कदलाई मिताई का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो कदलाई मिताई का जीआई टैग आपका तमिलनाडु को मिला। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल कौन सा बना है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल बन चुका है? इस सीरियल का नाम है रामायण। रामायण जिसे रामानंद सागर द्वारा 1980 में लाया गया था, जिसका प्रसारण
अभी जनता की डिमांड पर दोबारा कोरोना के समय में लॉकडाउन पीरियड में दोबारा इसका प्रसारण किया गया था। तो ये विश्व का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल बन गया था, जो 16 अप्रैल 2020 को, ये 16 अप्रैल 2020 को इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इस दिन इसे एक साथ 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा है। 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो यहाँ से इतनी पॉइंट याद रखने हैं। एक पॉइंट आपको यहीं पर बता दें कि इसी सीरियल ने 2003 में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और तब ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। 2003 में रामायण ने पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो भी इसका एक रिकॉर्ड दर्ज है जो उसने 2003 में बनाया था। रामायण के बारे में बात करें तो रामायण किस भाषा में लिखी गई, तो रामायण की भाषा है आपकी संस्कृत। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रामचरितमानस, यहाँ पर हम बता दे रहे रामचरितमानस लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास ने। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाभारत की रचना किसने की, महाभारत संस्कृत में लिखी गई थी, उसकी रचना वेद व्यास ने की थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से इतने पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर इसका लिंक लगा दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लिंक लगाइएगा और ग्रुप को तेजी से बढ़ाइएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए। अगर आप हमारी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड क्लास को ज्वाइन करने के लिए इसी के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।